गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मालम देवियस। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12। जो हमारा टॉपिक बाकी है वो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। वहाँ से स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, राइट। तो सबसे पहले तो ये कि व्हाट इज़ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है। तो कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन है वो पहले देख लेते हैं, बाद में आगे बढ़ेंगे। द सीक्वेंस ऑफ बेसिक्स इन डीएनए डिटरमाइन्स द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ अ गिवन ऑर्गेनिज्म। देखो, एक चीज़ आप लोगों को पता है कि जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो सभी इंडिविजुअल के अंदर अलग अलग होता है, राइट। और वो अलग अलग क्यों है? क्योंकि उसके अंदर जो भी डीएनए है उसमें जो बेसिक सीक्वेंस जो होते हैं ना, ATGC, राइट, वो बेसिक सीक्वेंस जो है वो सभी इंडिविजुअल के अंदर अलग अलग या फिर सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग होती है, राइट। इफ टू इंडिविजुअल्स डिफर देन देयर डीएनए सीक्वेंस शुड आल्सो बी डिफरेंट एट लीस्ट एट सम प्लेसेस, राइट। मतलब कि अगर दो इंडिविजुअल, मतलब कोई भी दो इंडिविजुअल है, राइट, उसमें जो भी आपको डिफरेंस दिख रहा है, अगर उनके अंदर आपको डिफरेंस दिखता है तो उसके डीएनए में भी कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही। एटलीस्ट डीएनए सेम है, चलो मान लेते हैं, बट कुछ तो ऐसे डीएनए में पॉइंट्स होंगे जहां पर वो डिफरेंस होगा, राइट। देन दिस assumptions लीड टू द क्वेस्ट ऑफ फाइंडिंग आउट द कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम। यहां से स्टार्ट हुआ कि कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस, राइट, ऑफ ह्यूमन जीनोम। इसी बात को लेकर स्टार्ट हुई जो भी एजम्पशंस जो थे, राइट, उसके बेसिस पर यहाँ से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हुआ था। दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स वेयर इट इज पॉसिबल टू आइसोलेट, क्लोन एनी पीस ऑफ डीएनए। आइसोलेट, क्लोन एंड एनी पीस ऑफ डीएनए, मतलब कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल पे अगर किया है तो वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग ने, राइट। क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए को आइसोलेट कर सकते हो, मतलब कि अलग कर सकते हो सेल के अंदर से। एंड उसी डीएनए के पीस को आप बहुत सारे क्लोन्स में भी डिवाइड कर सकते हो, मतलब कि एक ही जैसे सेम टू सेम कॉपीज बहुत सारे आप बना सकते हो। और इस चीज के लिए, क्लोन करने के लिए आप पीसीआर का यूज करोगे। पीसीआर इन द सेंस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, राइट। तो जब आप बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको पीसीआर आएगा, और जो क्लोन है, मतलब कि जो भी डीएनए सीक्वेंस है उसके जो क्लोन्स बनाने हैं आपको, वो किससे बनते हैं उसके बारे में भी आप बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कवर करोगे। नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज मेगा प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का दूसरा नाम है मेगा प्रोजेक्ट। अब उसको मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोला गया उसके बारे में देखते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कॉल्ड अ मेगा प्रोजेक्ट, राइट। तो क्यों मेगा प्रोजेक्ट बोला गया, तो उसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स है जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि क्यों उसे मेगा प्रोजेक्ट बोला गया। फर्स्ट पॉइंट अगर देखें तो ह्यूमन जीनोम इज सेड टू हैव अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁹ बेस पेयर। अप्रोक्सीमेटली आपको बोला गया है कि अगर ह्यूमन के जीनोम की बात करें तो कितना है, 3 × 10⁹ बेस पेयर्स हैं उसके अंदर। एंड इफ द कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग रिक्वायर्ड इज $3 पर बेस पेयर। अगर सोचो कि एक बेस पेयर, 1 बेस पेयर मतलब कि 80, ओके, एग्जाम्पल लेते हैं, चलो ATGC सॉरी ATGC, तो ये एक बेस पेयर है, ये दूसरी बेस पेयर है। अगर आप सोचो कि एक बेस पेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको $3 की आपको ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो अगर आप 3 × 10⁹ बेस पेयर के बारे में अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो ह्यूमन जीनोम के बारे में, तो आपको कॉस्ट कितना लगेगा, वो होगा अप्रोक्सीमेटली $9 बिलियन। कितने होंगे, $9 बिलियन, राइट। $9 बिलियन मतलब कि बहुत ज्यादा अमाउंट हुआ है, राइट। देखो, आपको यहाँ पर यही चीज बोली गई, तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वुड बी अप्रोक्सीमेटली $9 बिलियन, राइट। बहुत ज्यादा वैल्यू है। सेकेंड पॉइंट, द लार्ज नंबर ऑफ साइंटिस्ट,
टेक्नीशियंस एंड सपोर्टिंग स्टाफ इज रिक्वायर्ड। मतलब कि इनके लिए आपको बहुत सारे साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। टेक्नीशियंस मतलब कि जो भी टेक्निक्स आप यूज़ कर रहे हो, मतलब कि जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो, राइट, उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको टेक्नीशियंस की, एंड सपोर्टिंग स्टाफ की भी ज़रूरत पड़ेगी। देन स्टोरेज ऑफ डेटा जनरेटेड विच रिक्वायर्स सम 3300 बुक्स। अब सोचो कि आपको अगर ये जो भी डेटा आपको मिला है उसको अगर आपको स्टोर करना है तो आपको कितनी बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी? 3300 बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी। ईच बुक कंटेनिंग 1000 पेजेस एंड ईच पेज हैविंग 1000 टाइप लेटर्स। सोचो कितनी इंफॉर्मेशन हुई। देखो सोचो कि 3300 बुक्स है, राइट, 3300 बुक्स है। उसके बाद एक बुक, वन बुक, राइट, तो उसके अंदर कितने पेजेस हैं? 1000 पेजेस है। वैसे ही एक पेज पर आपने कितने लेटर्स लिखे हैं? 1000 लेटर्स। इतना रेशियो बहुत ज़्यादा हुआ। मतलब कि इस डेटा को आपको अगर रखना है तो आपको एक पूरे रूम की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। मतलब कि 3300 बुक्स। एक बुक की बात करो तो एक बुक में 1000 पेजेस। 1000 पेजेस जो है उसमें से अगर एक पेज ले तो एक पेज के अंदर 1000 लेटर्स, राइट। टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम सिंगल ह्यूमन सेल। मतलब कि एक ही सेल के बारे में बोला गया है, जस्ट सिंगल सेल। ह्यूमन डीएनए का जस्ट सिंगल सेल के बारे में आपको बोला गया है कि आपको इतना डेटा स्टोर करने के लिए आपको इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर सोचो कि पूरे बॉडी के जितने भी सेल्स है उसके बारे में अगर आपको ऐसे ही डेटा रखना है तो आपको कितनी बुक्स, कितने पेजेस एंड कितने लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। आगे HGP was closely associated, मतलब कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट was closely associated with the rapid development of a new area in biology called bioinformatics, राइट। तो इसी चीज़ की वजह से एक न्यू एरिया भी डेवलप हुआ बायोलॉजी के अंदर जिसे हम कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ओके, अब हम देखेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की हिस्ट्री। तो हिस्ट्री क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। In 1990, US Department of Energy and National Institute of Health coordinated on a project of sequencing human genome called the Human Genome Project। दो चीज़ें 1990 के अंदर US Department of Energy and National Institute of Health, ये दोनों जो डिपार्टमेंट्स है, एक डिपार्टमेंट है और दूसरा क्या है, इंस्टीट्यूट है। ये दोनों चीज़ें एक साथ कंबाइंड हुई, मतलब कि कोऑर्डिनेट हुई, एक साथ जुड़ गई और एक प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया जो था सीक्वेंसिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम। और उस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मतलब कि HGP, राइट। मतलब कि सोचो कि 1990 में स्टार्ट हुआ था। इट वॉज अ 19 ईयर्स प्रोजेक्ट, मतलब कि ये जो प्रोजेक्ट था वो 19 ईयर्स के लिए कंटिन्यू चालू था और उसको 19 ईयर्स के बाद इसके बारे में आपको फुल्ली इंफॉर्मेशन मिली, राइट। मतलब कि अगर सोचो कि 1990 में स्टार्ट हुआ था और 13 ईयर्स लगे तो अप्रोक्सीमेटली 2003, राइट, 2003 के अंदर ये जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हुआ होगा। देन आफ्टर वेलकम ट्रस्ट ज्वाइन द प्रोजेक्ट। उसके बाद बहुत सारे ट्रस्ट जो थे, फिर अलग अलग कंट्रीज जो थी, उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया। वेलकम ट्रस्ट यूके ज्वाइन द प्रोजेक्ट एंड बिकम अ मेजर पार्टनर, राइट। वो क्या थे, मेजर पार्टनर से, मतलब कि सबसे ज़्यादा शेयर्स जो थे वो किनके थे, वेलकम ट्रस्ट के। लेटर ऑन जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना एंड सम अदर कंट्रीज ऑल्सो ज्वाइन। उसके बाद अलग अलग कंट्रीज ने भी उनके साथ ज्वाइन किया। आफ्टर दैट जॉन क्रेग वेंटर, वन ऑफ द फर्स्ट साइंटिस्ट टू सीक्वेंस ह्यूमन जीनोम। सबसे पहले साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने ह्यूमन जीनोम, मतलब कि ह्यूमन जीनोम की जो सीक्वेंस जो थी
उनको आइडेंटिफाई किया, आइसोलेट किया, तो वो कौन थे? जॉन क्रेग वेंटर। Then after, the Human Genome Project was launched in October 1, 1990. October 1, 1990 में लॉन्च हुआ था. The project was completed in 2003. Many non-human models organisms such as bacteria, yeast, Drosophila, मतलब के fruit fly, plants like rice, right? Then Canohabitys, elegans, non-pathogenic nematode, etc. have also been sequenced. मतलब कि बहुत सारे अभी तो हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के भी हमारे पास सीक्वेंसिंग प्रेजेंट है, राइट? और इन सभी की सीक्वेंसेस की वजह से आप लोग इन सभी चीज़ों को बहुत अलग अलग जगह पर यूज़ भी कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बैक्टीरिया जो है उसके आप बहुत सारे तरह से यूज़ करते हो, ऐसे वेक्टर्स, राइट? मतलब कि सभी चीज़ों का कुछ ना कुछ काम होता है। गोल्स ऑफ एचजीपी, मतलब कि एचजीपी के जो भी गोल्स जो थे वो कौन कौन से थे उसके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो, आइडेंटिफाई अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन्स इन ह्यूमन डीएनए। फर्स्ट एम क्या था उनका कि उनको 20,000 से लेकर 25,000 जीन्स जो ह्यूमन डीएनए के अंदर प्रेजेंट है उसको आइडेंटिफाई करना था। दूसरा, डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स दैट मेक अप ह्यूमन डीएनए, राइट? जैसे कि हमने देखा था कि 3 × 10⁹, राइट, बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन डीएनए के अंदर। तो जो 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स जो प्रेजेंट है ना उसको डिटरमाइन करना, मतलब कि कौन से बेस पेयर्स प्रेजेंट है, राइट? मतलब कि 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर की एक सीक्वेंस फॉर्म करना, ATGC ATGC ATGC, उस तरह से बहुत सारे, मतलब कि 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर एक साथ कंटिन्यू एक सीक्वेंस में फॉर्म करना। स्टोर द इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस, राइट? और वही इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। इम्प्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस, और दूसरी चीज़ जो भी आपने एनालिसिस किया, मतलब कि आपको जो भी डेटा मिला है उसको एनालाइज करने के लिए आपको इम्प्रूव टूल्स, मतलब कि जो भी आप टूल्स यूज़ कर रहे हो, मतलब कि जो भी टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो, मेथड यूज़ कर रहे हो, और उसके लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो आप, वो उसको इम्प्रूव करना। देन ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज, राइट? और इन सभी चीज़ों को इंडस्ट्रीज में भी यूज़ करना। एड्रेस द इथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज, मतलब कि देखो, अगर आप किसी भी ह्यूमन जीनोम के बारे में अगर आप पढ़ते हो तो आपको बहुत सारे तरह से अलग अलग चीज़ों से आपको डील करनी पड़ती है। फर्स्ट वन इज द इथिकल, अनदर वन इज द लीगल, सोशल इश्यूज। ये सभी चीज़ें जो प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं ELSI, दैट मे अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट। ये सभी चीज़ें अराइज हो सकती हैं, उन सभी चीज़ों से डील करना। देन नेक्स्ट वन इज द मेथडोलॉजीज, मतलब कि कौन कौन से मेथड्स यूज़ करते हो आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसके बारे में। देयर आर 2 अप्रोचेज फॉर सीक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम। फर्स्ट वन इज द एक्सप्रेस सीक्वेंसिंग टेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज द सीक्वेंस एनोटेशन, राइट? एक के बाद एक देखेंगे दोनों चीज़ें। फर्स्ट वन इज द एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट, ESTS। This approach focused on identifying all the genes that are expressed as RNA, मतलब कि इसके अंदर आपको क्या करना है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि जितने भी जीन्स जो प्रेजेंट है और जो भी जीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं आरएनए के अंदर, उसको आइडेंटिफाई करना है, राइट? नेक्स्ट वन इज द सीक्वेंस एनोटेशन। दिस इज द ब्लाइंड अप्रोच ऑफ सिंपली सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम, मतलब कि जीन्स, जितने भी जीनोम या फिर जीन्स जो प्रेजेंट है उनके पूरे सेट को आपको सिंपली सीक्वेंस करना, मतलब एक सीक्वेंस में आपको लिखना है दैट कंटेन ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। और उसके अंदर भी आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी, कोडिंग सीक्वेंस एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस। अब आपको ऐसा लगेगा कि सर कोडिंग सीक्वेंस एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस क्या है? कोडिंग सीक्वेंस इन द सेंस, जो भी जीन्स किसी भी चीज़ के लिए कोड कर रहे हो, राइट, तो उसको हम कहेंगे कोडिंग सीक्वेंस। मतलब कि किसी ना किसी चीज़ के लिए जो भी जीन है वो रिस्पॉन्सिबल है, राइट, तो उसे हम कहेंगे कोडिंग। एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस इन द सेंस
जो भी कोड प्रेजेंट है वो किसी भी चीज़ के लिए कोड नहीं करते, तो उसे हम कहेंगे नॉन कोडिंग सीक्वेंस। द नेक्स्ट वन इज द स्टेप फॉर सीक्वेंसिंग, मतलब कि आपको अगर सीक्वेंसिंग करना है किसी भी डीएनए को तो आप क्या करोगे, किस तरह से पूरी प्रोसेस कैरी आउट करोगे, उसके बारे में। फर्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, द होल डीएनए ऑफ द सेल इज आइसोलेटेड एंड ब्रोकन रैंडमली इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। सबसे पहले आप डीएनए को आइसोलेट करोगे और उस डीएनए को आप छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट करोगे। देन दे आर इंसर्टेड इनटू स्पेशलाइज्ड वेक्टर, और जो भी फ्रेगमेंट्स आपको मिले हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स, उस फ्रेगमेंट्स को आप किसी भी वेक्टर के अंदर आप स्पेशली आप उसे इंसर्ट करोगे, मतलब कि किसी भी वेक्टर के अंदर आप उसे एंटर करोगे। और वेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, फर्स्ट वन इज द बेक एंड येक, बेक इन द सेंस बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, नेक्स्ट वन इज द ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अब आपको ये दोनों चीज़ें आप जब बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ोगे तब आपको डिटेल में पता चलेगा कि व्हाट इज वेक्टर्स और वेक्टर का काम क्या है, ठीक है। The fragments are cloned in suitable host like bacteria and yeast. Then PCR can also be used for cloning or making copies of DNA. उसके बाद क्या करोगे आप, आपके पास जो भी वेक्टर्स है, वेक्टर के अंदर आप लोगों ने डीएनए ट्रांसफर कर दिया और उस डीएनए की आपको अगर बहुत सारी कॉपीज फॉर्म करनी है, मतलब कि बहुत सारी कॉपीज बनानी है, तो आप क्या करोगे कि उस डीएनए के पीस को आप पीसीआर मतलब कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, राइट, उसके अंदर आप ट्रांसफर करोगे तो आपको बहुत सारी नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए आपको मिलेंगे। मतलब कि एक डीएनए के सीक्वेंस, एक ही डीएनए था, उसमें से आपको बहुत सारे नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए मिलेंगे, मतलब कि क्लोन्स मिलेंगे जो पेरेंट डीएनए फ्रेगमेंट्स के ही जैसे थे। नेक्स्ट इज द फ्रेगमेंट्स आर सीक्वेंस्ड एज एनोटेड डीएनए सीक्वेंस, दैट मेथडोलॉजी डेवलप्ड बाय डबल नोबल लॉरेट फ्रेडरिच सेंगर। फ्रेडरिच सेंगर ने एक एनोटेड डीएनए सीक्वेंस को आइडेंटिफाई किया, राइट, और उसके लिए उनको डबल नोबल प्राइज दिया गया, मतलब कि दो नोबल प्राइज उनको मिले थे। दिस सीक्वेंसेस वेर देन अरेंज बेस्ड ऑन सम ओवरलैपिंग रीजन्स प्रेजेंट इन देम। दिस रिक्वायर्ड जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग रीजन्स प्रेजेंट इन देम। अब क्या हुआ कि उन्होंने जो भी सीक्वेंसेस फाइंड आउट की, उसमें से बहुत सारे सीक्वेंसेस ऐसी थी जो ओवरलैप कर रहे थे। ओवरलैप इन द सेंस एक जैसे रिपीटेड हो रहे थे, एक ही सीक्वेंस में आपको बहुत सारे जीन्स ऐसे थे कि जो एक दूसरे के जैसे ही सेम रीजन्स थे, मतलब कि ओवरलैप हो रहे थे, राइट। देन कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम वेर यूज्ड टू अलाइन द सीक्वेंस। तो उसकी वजह से आपको क्या करना पड़ा कि कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम का यूज करना पड़ा, जिसकी हेल्प से आप ये जो भी सीक्वेंसेस आपको मिली थी आप उसको अलग कर सको, ठीक है। तो जब आप लोगों ने मतलब कि उन्होंने जब सीक्वेंस को अलग किया तो उनको, जैसे कि आपको पता है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन जीनोम के अंदर, और उसमें से 22 पेयर्स जो थी वो ऑटोसोम्स थी। एक जो पेयर है वो है एक्स एंड वाई, राइट, मतलब कि मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, 22 पेयर्स ऑटोसोम की। एक जो पेयर है वो सेक्स क्रोमोसोम, राइट, मतलब कि मेल के अंदर एक्स, फीमेल के अंदर एक्स एंड वाई, एक्स 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 वाई, इस तरह से होते हैं एक्स 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 वाई, राइट। तो उसी तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, मतलब कि 22 ऑटोसोम्स एंड एक जो है वो है सेक्स क्रोमोसोम। आफ्टर दैट with the help of polymorphism in microsatellite and restriction endonuclease recognition site, the genetic and physical maps of the genome have also been prepared। मतलब कि आप लोग अलग अलग चीज़ों का यूज़ करके, मतलब कि माइक्रोसैटेलाइट्स, देन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा कि जो भी स्पेसिफिक साइट है उसको आइडेंटिफाई करेगा, उसे रिकॉग्नाइज करेगा, राइट। तो उसकी हेल्प थ्रू आप लोग फिजिकल एंड जेनेटिकल मैप्स जो होंगे डीएनए के, उसको आप बना सकते हो, उसे प्रिपेयर कर सकते हो। द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 वाज कंप्लीटेड ओनली इन May 2006, मतलब कि पहली जो डीएनए सीक्वेंस के जो क्रोमोसोम थे, राइट, सबसे पहला क्रोमोसोम, वो जब सीक्वेंसिंग हुआ, कब हुआ, May 2006 के अंदर सबसे पहला
जो क्रोमोसोम है वो सीक्वेंस्ड हुआ था, याद रखना है ये आपको। नेक्स्ट वन इज द सैलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम। तो उसके बारे में देखें तो सबसे पहला पॉइंट है द ह्यूमन जीनोम कंटेन्स 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस। कितने न्यूक्लियोटाइड बेसिस है? 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस प्रेजेंट है, राइट। द एवरेज साइज कंटेंट्स ऑफ 3000 बेस पेयर बट साइज वेरी ग्रेटली विद द लार्ज नॉन ह्यूमन जीन बीइंग डिस्ट्रोफिन एट 2.4 मिलियन बेसिस, राइट। मतलब कि अगर नॉर्मली अगर हम एवरेज जीन्स की बात करें किसी भी इंडिविजुअल के अंदर तो आपको 3000 बेस पेयर्स उसके अंदर देखने को मिलेंगे, राइट। 3000 बेसिस देखने को मिलेंगे किसी भी ह्यूमन जीन के अंदर। बट अगर आप बात करो कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। थर्ड वन इज the total number of gene is estimated at 30,000, much lower than the previous estimated, that is 80,000 to 1,400 genes almost। देखो बोला क्या गया आपका टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितने हैं? एस्टिमेटेड जो थे वो थे 30,000, राइट। मच लोअर देन द प्रीवियस एस्टिमेटेड। प्रीवियसली एस्टिमेटेड कितने थे? 80,000 से लेकर 1,40,000 जीन्स तक एस्टिमेट किए थे। बट लास्ट में जो आपको टोटल नंबर ऑफ जीन्स मिले वो कितने थे? अराउंड 30,000, राइट। ऑलमोस्ट ऑल 99.99 न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एक्सैक्टली सेम इन ऑल पीपल्स। मतलब कि 99.99% जो जीन्स है वो सभी पीपल्स के अंदर सेम है, खाली चेंज कितना हुआ है? 0.01% या फिर 0.1% जो चेंज है वही आपको सब इंडिविजुअल के अंदर फाइंड आउट करना होगा, राइट। द फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन। जितने भी आपको जीन्स मिले हैं उसमें से 50% जीन्स तो ऐसे हैं जिसके आपको फंक्शन ही नहीं पता, मतलब कि वो जीन्स का काम क्या है आपकी बॉडी के अंदर आपको वही पता नहीं है। लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन, और 2% से भी कम जो जीन्स है वो आपके प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। रिपीटेड सीक्वेंस मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। मतलब कि एक ही जैसी बहुत सारे सीक्वेंसेस आपके डीएनए के अंदर प्रेजेंट होंगी, राइट। और वो क्या करेगा कि बहुत ज़्यादा लंबा रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ डीएनए फॉर्मेशन करेगा। Repeated sequences are stretches of DNA sequence that are repeated many times, sometimes 100 to 1000 times। मतलब कि repeated sequence की अगर हम बात करें तो क्या है कि आपकी DNA sequence में repeated हो रही है, राइट। सीक्वेंस है आपके DNA के अंदर जो कंटिन्यूसली रिपीट हो रही है, वो रिपीट कितने टाइम्स होगी? समटाइम्स 100 to 1000 बेस पेयर तक वो रिपीट हो सकती है। They are thought to have a no direct coding function। मतलब कि उसके कोडिंग फंक्शंस नहीं, मतलब कि वो किसी भी चीज़ के लिए कोड नहीं कर रहे हैं, बट दे शेड लाइट ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन। बट उससे आपको क्या पता चलेगा कि जो भी क्रोमोसोम में जो चेंजेस हुए हैं वो, राइट, और क्रोमोसोम के बेसिस पर आप स्ट्रक्चरल एंड इवोल्यूशनरी चेंजेस को फाइंड आउट कर सकते हो। क्रोमोसोम 1 हैज मोस्ट जीन। क्रोमोसोम 1 में कितने जीन्स थे? 2968 जीन्स थे। एंड वाई हैज द फ्यूएस्ट, जिसके अंदर 231 जीन्स ही प्रेजेंट थे। द साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 बिलियन लोकेशंस वेयर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस, मतलब के SNP सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म प्रोनाउंस्ड एज SNPs occur in ह्यूमन, राइट। मतलब कि आपको आपके ह्यूमन डीएनए के अंदर आपको 1.4 बिलियन लोकेशंस तो ऐसी मिली है जहां पर जस्ट सिंगल बेस ऑफ डीएनए प्रेजेंट है, राइट। मतलब कि एक ही बेस ऐसा है जहां पर आपको डिफरेंस देखने को मिला, राइट। दिस इंफॉर्मेशन प्रोमाइसेस टू रिवॉल्यूशनाइज द प्रोसेसिंग ऑफ फाइंडिंग क्रोमोसोमल लोकेशंस फॉर डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंस एंड ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री।
और इसी बेसिस पर आप लोग किसी भी डिजीज मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर जो भी जीन्स है जो रिस्पॉन्सिबल है किसी भी डिजीज के लिए आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। और अगर किसी भी ह्यूमन की आपको हिस्ट्री चाहिए है मतलब कि कोई भी पर्सन है उसकी आपको हिस्ट्री चाहिए राइट, तो उस हिस्ट्री के बेसिस को भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। लास्ट वन इज द एप्लीकेशन ऑफ फ्यूचर चैलेंजेस, मतलब कि इन चीज़ों के एप्लीकेशंस क्या है। सबसे पहले देखें तो डिसऑर्डर्स, मतलब कि किसी भी डिसऑर्डर्स को आपको फाइंड आउट करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो राइट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। मोर देन 1200 जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉमन ह्यूमन कार्डियोवास्कुलर डिजीज राइट, मतलब कि हार्ट रिलेटेड बहुत सारे ऐसी डिजीज है जिसके लिए 1200 जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। एंडोक्राइन डिजीज मतलब कि डायबिटीज, न्यूरोलॉजिकल डिजीज, कैंसर एंड मैनी मोर। इन सभी डिजीज को आप फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। मतलब कि आप वो जो भी जीन्स है जो डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको अगर आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी डिजीज हुई। नेक्स्ट वन इज द कैंसर। एफर्ट्स आर इन प्रोग्रेस टू डिटरमाइन जीन्स दैट विल चेंज कैंसरस सेल्स टू नॉर्मल राइट। दूसरी चीज़ क्या है कि आप किस तरह से इसका यूज़ कर सकते। जैसे कि आपको पता है कि कैंसर जो है वो बहुत हाईली अफेक्टेड है और उनमें बहुत सारे कम लोग होते हैं जो बचते हैं राइट, मतलब कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कैंसर से मर जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एफर्ट्स या फिर बहुत सारे प्रोग्राम्स अभी चल रहे हैं जिसके हेल्प थ्रू वो क्या कर रहे हैं कि जो भी कैंसरस सेल्स है उन कैंसरस सेल्स को अगर नॉर्मल सेल्स में अगर आप कन्वर्ट कर दो या फिर कन्वर्ट कर पाओ तो आप कैंसर से बच सकते हैं। तो उसके लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स अभी चल रहे हैं। नेक्स्ट वन इज द हेल्थ केयर। इट विल इंक्लूड प्रोस्पेक्ट्स फॉर द हेल्थियर लिविंग, डिजाइनर ड्रग्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड डाइट्स एंड फाइनली ओवर जेनेटिक आइडेंटिटी राइट। अलग अलग चीज़ों मतलब कि हेल्थियर लिविंग मतलब कि किसी भी पर्सन को हेल्थी लिविंग या फिर हेल्थी बनाने के लिए आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो उसके बारे में। देन डिजाइनर ड्रग्स मतलब कि जो भी मेडिसिन जो हैं उसके अंदर कौन कौन से कंटेंट होने चाहिए जो किसी भी पर्सन को अफेक्ट ना करे मतलब कि साइड इफ़ेक्ट्स ना दें उसके बारे में। देन जेनेटिकली मॉडिफाइड डाइट्स राइट, डाइट में चेंजेस लाना जेनेटिकली। एंड लास्ट वन इज द जेनेटिक आइडेंटिटी, आप किसी भी पर्सन की जेनेटिक आइडेंटिटी फाइंड आउट कर सकते हो। देन इंटरेक्शन, it will be possible to study how various genes and protein work together in the interconnected network। इसके हेल्प थ्रू आप क्या कर सकते हो कि बहुत सारे जीन्स जो हैं या फिर बहुत सारे जो प्रोटीन्स हैं दोनों एक साथ इंटरकनेक्टेड काम करते हैं। मतलब कि अगर कुछ जीन्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो वो प्रोटीन जो है वो अपना काम नहीं कर पाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर कुछ प्रोटीन्स नहीं होंगे तो वो जीन्स जो है वो अपना काम नहीं कर पाएगा। मतलब कि दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है तो राइट, तो उसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। देन स्टडी ऑफ टिश्यू राइट, ऑल द जीन्स एंड ट्रांसक्राइब इन अ पर्टिकुलर टिश्यू ऑर्गन और ट्यूमर कैन बी एनालाइज्ड टू नो द कॉज ऑफ इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन इट। मतलब कि आपको अगर कैंसर है तो आप क्या कर सकते हो कि किसी भी टिश्यू के पोर्शन मतलब कि जहाँ पर आपको कैंसर है आपकी बॉडी के अंदर वहाँ से एक टिश्यू का छोटा सा टुकड़ा लेकर आप उसके डिटेल स्टडी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। मतलब कि उसके अंदर जो भी जीन्स प्रेजेंट है उसको आप आइसोलेट करने के बाद आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से जीन्स है जहाँ पर म्यूटेशन हुआ है। एंड लास्ट वन इज द नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, मतलब कि यूज्ड इन मीटिंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर, एग्रीकल्चरल, एनर्जी प्रोडक्शन एंड एनवायरमेंटल रेमिडिएशन। मतलब कि अलग अलग एरियाज में भी इसका यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पर जो है हमारा टॉपिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वो कंप्लीट होता है। आई होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मालम दिव्येश, और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 राइट। और जो हमारा लास्ट टॉपिक बाकी है वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो वो हम इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स राइट। तो द स्टडी ऑफ फिंगर पाम, देखो सबसे पहले तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग
अब फिंगरप्रिंट मतलब क्या, आपको पता है फिंगरप्रिंट क्या होता है, राइट। मतलब कि आपके जो थंब पोर्शन पर जो भी आपको फिंगर टिप्स के ऊपर आपको जो प्रिंट दिखती है उसे आप क्या कहोगे, फिंगर प्रिंटिंग। बट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मतलब कि चेंज है, आपके डीएनए की जो भी फिंगरप्रिंट होती है, मतलब कि इट इज बेस्ड ऑन द नाइट्रोजन बेस, राइट। नाइट्रोजन बेस के ऊपर जो भी आपकी डीएनए सीक्वेंस एक दूसरे से अलग होती है, मतलब कि अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग होती है, उससे हम कहेंगे डीएनए फिंगरप्रिंट। द स्टडी ऑफ फिंगर पाम एंड सोल प्रिंट्स इज कॉल्ड dermatoglyphs, right? Then science of fingerprinting was first used by Sir William Herschel as a method of identification in 1858। सबसे पहली अगर हम बात करें कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज कब स्टार्ट हुआ था, इन 1858 के अंदर सर विलियम हार्शले उन्होंने सबसे पहले मेथड को यूज किया था जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बट उन्होंने यूज कैसे किया था, फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पस। In India, the science of fingerprint was discovered by chance during a murder investigation in जलपाईगुड़ी in 1897। मतलब कि देखो, मर्डर एक किसी का, जलपाईगुड़ी एक सिटी है या फिर विलेज है जहाँ पर एक मर्डर हुआ था, और उस मर्डर इन्वेस्टिगेशन में बाय चांस फिंगरप्रिंट का यूज करके जो भी मर्डरर था उसको इन्वेस्टिगेट किया गया। After that, L.S. Jeffrey in 1984 invented the DNA fingerprinting technique at Lexington University in United Kingdom। सबसे पहले एलिस जेफरी ने, राइट, एलिस जेफरी 1984 के अंदर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक को सबसे पहले इन्वेंट किया, राइट। और इन्वेंट कहाँ किया था उन्होंने, तो लेस्टर यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड किंगडम। आफ्टर दैट Dr. V.K. Kashyap and Dr. लालजी सिंह started the DNA fingerprinting technology in India। ये दो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को इंडिया के अंदर यूज किया एट CCMB एक सेंटर है, सेंटर फॉर सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, हैदराबाद के अंदर ये एक सेंटर है जहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को उन्होंने सबसे पहली बार इंडिया के अंदर यूज किया। अब दूसरी चीज, एल.एस. जेफरी वॉज द फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, राइट। एल.एस. जेफरी जो है वो है फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बट लालजी सिंह वॉज द फादर ऑफ इंडियन फिंगरप्रिंटिंग, मतलब कि इंडिया के अंदर जो भी फिंगरप्रिंटिंग का यूज हो रहा है उसके फादर कौन है, लालजी सिंह। तो सबसे पहले आप देखते हैं व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आखिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है क्या, उसके बारे में। The DNA fingerprinting, also known as DNA typing or DNA profiling, it is a technique to determine nucleotide sequence of certain areas of DNA which are unique in each individual। मतलब कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का दूसरा नाम है डीएनए टाइपिंग या फिर डीएनए प्रोफाइलिंग। और इसके अंदर क्या होता है कि जो भी आपके डीएनए के अंदर जो भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो प्रेजेंट होती है, राइट, वो अलग अलग इंडिविजुअल के अंदर कुछ एरियाज पर अलग अलग आपको देखने को मिलती है। तो वो जो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस आपके डीएनए में और सामने वाले पर्सन के डीएनए में जहाँ पर चेंज हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज होता है। उसके बाद ईच पर्सन हैज ए यूनिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मतलब कि अलग अलग इंडिविजुअल के अंदर या फिर अलग अलग पर्सन के अंदर खुद की अलग डीएनए फिंगरप्रिंट प्रेजेंट होती है। Unlike a conventional fingerprinting that occurs only on the fingertips and can be altered by surgery, right? अब अगर कन्वेंशनल फिंगरप्रिंटिंग की बात करें हम, जैसे कि आपको एग्जांपल दूं, जब हम आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो क्या हुआ था कि हमारा जो फिंगर टिप्स जो होती है उसको फिंगर टिप्स जो थी हमारी उसकी फिंगर प्रिंटिंग ली गई थी, राइट। उसकी फिंगरप्रिंट को उन्होंने स्कैन किया था। तो इसके अंदर क्या होता है कि वो जो आपके फिंगर टिप्स पर जो भी आपकी फिंगर प्रिंटिंग प्रेजेंट होती है उसको आप सर्जरी के
हेल्प से आप उसको अलग कर सकते हो, मतलब कि आप चेंजेस ला सकते हो। बट जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसमें आप किसी भी तरह से, मतलब कि कोई भी नॉन टेक्नोलॉजी प्रेजेंट नहीं है जिसकी हेल्प थ्रू आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में चेंज कर सको। A DNA fingerprint is the same for every cell, tissue and organ of a person। मतलब कि आप किसी भी सेल को ले लो, टिश्यू को ले लो या फिर कोई भी ऑर्गन को ले लो एक सिंगल पर्सन के अंदर, तो आपको जो भी डीएनए फिंगरप्रिंट मिलेगी वो सेम ही मिलेगी। इट कैन नॉट बी चेंज बाय एनी नॉन ट्रीटमेंट, मतलब कि वो किसी भी नॉन ट्रीटमेंट से आप चेंज नहीं कर सकते। द आइडिया वॉज टू डिस्टिंग्विश एन इंडिविजुअल फ्रॉम अदर पर्सन would be his or her entire genomic DNA sequence। मतलब कि इसका मेन आइडिया क्या था कि या फिर एम क्या था कि एक पर्सन को दूसरे पर्सन से अलग करना ऑन द बेसिस ऑफ द जीनोमिक डीएनए सीक्वेंस। मतलब कि जैसे कि हमने आगे ही बोला कि अलग अलग पर्सन के अंदर जो भी जीनोमिक डीएनए सीक्वेंस होती है वो अलग अलग होती है, तो उसके बेसिस पर आप एक पर्सन को दूसरे पर्सन से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। The DNA fingerprinting is a very quick way to compare the DNA sequence of any two individual। मतलब कि आप ये एक जो टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में भी होती है और जिसकी हेल्प थ्रू आप दो इंडिविजुअल के डीएनए सीक्वेंसेस को कंपेयर कर सकते हो। मतलब कि कहाँ कहाँ चेंज आ रहा है उसको भी आप कंपेयर कर सकते हो। अब कुछ डेफिनेशन है उसके बारे में भी देख लेते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो रिपीटेटिव डीएनए। रिपीटेटिव नाम से ही आपको पता चलता होगा कि रिपीटेटिव इन द सेंस जो एक के बाद एक फिर से रिपीट हो रहा है, किसी भी चीज़ में रिपीट होना है तो उसको हम कहेंगे रिपीटेटिव डीएनए। तो रिपीटेटिव डीएनए का मतलब होगा कि एक डीएनए सीक्वेंस है आपके पास, उसके अंदर जो भी नाइट्रोजन बेसिस जो प्रेजेंट है वो बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे रिपीटेटिव डीएनए। DNA fingerprinting involves identifying differences in some specific regions of DNA sequence called a repetitive DNA because in this sequence a small stretch of DNA is repeated many times। समझ में, मतलब कि एक ही DNA सीक्वेंस है उसके अंदर जो भी DNA के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, मतलब कि नाइट्रोजन बेसिस या फिर बेस पेयर जो प्रेजेंट है वो थोड़े थोड़े गैप पर फिर से रिपीट हो रही थी, तो उसको आइडेंटिफाई करना। This repetitive DNA can separate it from bulk genomic DNA at different peaks during density gradient centrifugation। अगर आपको इस रिपीटेटिव डीएनए को अलग करना है जीनोमिक डीएनए से, तो आप कैसे, विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, ये एक मशीन है जिसकी हेल्प थ्रू आप रिपीटेटिव डीएनए को एंड जीनोमिक डीएनए को आप सेपरेट कर सकते हो। द बल्क डीएनए फॉर्म्स अ मेजर पिक, और आपको जो बल्क डीएनए होगा वो ज़्यादा आपको मिलेगा कंपेयरिंग टू द रिपीटेटिव डीएनए। नेक्स्ट वन इज द सैटेलाइट डीएनए। द स्मॉल पिक्स ऑब्टेन ड्यूरिंग द डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन आर रिफर्ड टू एज सैटेलाइट डीएनए। मतलब कि आपको कुछ जो है वो मेजर पिक्स मिलेंगी जिसको आपने बोला बल्क डीएनए, और कुछ जो पिक्स आपको मिलेंगी, मतलब कि जो भी एरिया आपको ग्राफ जब प्लॉट होगा तो आपको कुछ जो डीएनए होगा वो हाई पिक पर मिलेगा, राइट, और कुछ जो डीएनए होगा वो स्मॉल पिक्स पर मिलेगा। तो जो स्मॉल पिक्स पर आपको जो भी डीएनए मिलेंगे उसको आप कहोगे रिफर टू एज सैटेलाइट डीएनए। डिपेंडिंग ऑन द बेस कंपोजिशन, AT रिच और GC रिच, length of the segment and number of repetitive units, the satellite DNA is classified into two categories। देखो, तीन चीज़ों से जो सैटेलाइट डीएनए है वो अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई होता है। फर्स्ट वन इज द AT, मतलब एडिनोसिन थाइमिन रिच, ग्वानिन एंड साइटोसिन रिच, राइट, मतलब कि जो भी बेस पेयर है उसके ऊपर। दूसरी चीज़ लेंथ ऑफ सेगमेंट, मतलब कि जो भी डीएनए सेगमेंट है उसकी लेंथ कितनी है उसके ऊपर, मतलब कि जितनी लेंथ ज़्यादा उतने ही नाइट्रोजन बेसिस जो है वो भी ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। एंड थर्ड वन इज द नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स, मतलब कि जितनी ज़्यादा लंबी होगी सीक्वेंस उतने ही रिपीटेटिव यूनिट्स भी आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो उसी के बेसिस के ऊपर आप लोग सैटेलाइट डीएनए को दो डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज्ड कर सकते हो। फर्स्ट वन इज द माइक्रो सैटेलाइट एंड अनदर वन इज द मिनी सैटेलाइट। These segments of sequencing normally do not code for any protein
बट दे फॉर्म अ लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। मतलब कि ये जो आप लोगों ने अभी देखा सैटेलाइट डीएनए, जो सैटेलाइट डीएनए है वो किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करता, बट एक चीज़ है कि आपका जो ह्यूमन जीनोम है उसके अंदर जो लार्ज पोर्शन जो फॉर्म होता है वो सैटेलाइट डीएनए से ही फॉर्म होता है। मतलब कि वो जितने भी वहाँ पर जितने भी जीन्स प्रेजेंट होंगे वो किसी भी तरह से कोई भी प्रोटीन को कोड नहीं करते, बट वो जीन्स भी आपके लिए इम्पोर्टेंट तो है। मतलब कि वो क्या करेंगे कि आपका जो जीनोमिक डीएनए है उसकी लेंथ में इंक्रीज करेंगे। दिस सीक्वेंस शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड फॉर्म अ बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या कि एक इंडिविजुअल और दूसरे इंडिविजुअल के अंदर जो भी जेनेटिक वेरिएशंस ट्रांसफर होते हैं ना उसे हम कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब कि कोई भी एक पॉपुलेशन और दूसरी साइड कोई भी दूसरी पॉपुलेशन है, उन दोनों पॉपुलेशन के बीच में जो भी जेनेटिक वेरिएशन आपको दिखेगा उसे आप कहोगे पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। तो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट तो क्या होगा, पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब कि कौन कौन से जेनेटिक वेरिएशंस आपको दिखते हैं और उस जेनेटिक वेरिएशंस को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग थ्रू। मतलब कि जो भी डीएनए सीक्वेंस में चेंज आ रहा है उसके बेसिस पर आप पॉलीमॉर्फिज्म फाइंड आउट कर सकते हो। देन सिंस डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू सच एज ब्लड, हेयर फॉलिकल, skin, bone, saliva, sperm, etc. form an individual show the same degree of polymorphism, which are very useful in forensic application. देखो हुआ क्या है कि देखो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे अलग अलग टिश्यूज प्रेजेंट है। अलग अलग टिश्यूज के अगर आप सैंपल लोगे और उसके अंदर अगर आप पॉलीमॉर्फिज्म देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म दिखेगा, राइट। तो इसी हेल्प से मतलब कि इसी की हेल्प थ्रू आप बहुत सारे फोरेंसिक एप्लीकेशन में इसका यूज कर सकते हो। देन पॉलीमॉर्फिज्म्स आर इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। मतलब कि वो पेरेंट से चाइल्ड में इनहेरिटेड हो सकते हैं। देन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द बेसिस ऑफ पैटर्नरी टेस्टिंग इन द केस ऑफ डिस्प्यूट। मतलब कि अगर कोई ऐसा केस हुआ कि जो भी पेरेंट जो है, राइट, वो मना कर दे कि ये जो चाइल्ड है वो हमारा नहीं है, राइट, तो उसके बेसिस पर आप लोग विद द हेल्प ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो कि ये जो भी चाइल्ड है या फिर जो भी चिल्ड्रन है वो किन का है, मतलब कि कौन से पेरेंट का है, राइट। देन थर्ड वन इज द प्रोब, अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए टैग्ड विथ रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल, राइट। मतलब कि प्रोब इन द सेंस कोई भी डीएनए सेगमेंट या फिर कोई भी डीएनए या फिर आरएनए सेगमेंट को जब आप रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल से टैग कर दोगे तो उसे आप कहोगे प्रोब। नेक्स्ट वन इज द डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म अराइज ड्यू टू म्यूटेशन। अब म्यूटेशन इन द सेंस जब भी आपके डीएनए या फिर आपके जीन्स में अगर किसी भी तरह का चेंज आता है, अनवांटेड चेंज, राइट, जो भी अनवांटेड चेंज होता है आपके डीएनए या फिर जीन्स के अंदर उसे हम कहते हैं म्यूटेशन। Richard Lewontin and Tomoko Ohata in 2015 awarded a Crawford Prize in Bioscience। मतलब कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को फाइंड इन दो साइंटिस्ट ने किया इन द 2015 और उनको 2015 के अंदर उनको नोबेल प्राइज भी अवार्ड दिया गया। तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म आर एट डिफरेंट डीएनए सीक्वेंसिंग अमंग इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड पॉपुलेशन। मतलब कि पॉलीमॉर्फिज्म जो भी डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है वो आपको अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग इंडिविजुअल, अलग अलग ग्रुप्स या फिर अलग अलग पॉपुलेशन के अंदर आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। डीएनए polymorphism is referred to as a variation at genetic level where an inherited mutation is observed in the population in the frequency greater than 0.01। मतलब कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कोई भी जेनेटिक लेवल पर जो भी वेरिएशन हो रहे हैं विच इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, राइट। मतलब कि उसी जेनेटिक वेरिएशन की वजह से म्यूटेशन क्रिएट हो रहे हैं पॉपुलेशन के अंदर, राइट। तो उसे आप कह सकते हो कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 0.01% होंगी। तो in simple terms, if an inheritable mutation is observed in an population, मतलब कि कोई भी inherited mutation है वो आपको ऑब्जर्व हुआ है किसी पे पॉपुलेशन के अंदर एंड हैज हाई फ्रीक्वेंसी एंड इज रिफर टू ए डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी
तो उसे आप क्या कहोगे, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहोगे। विच प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन स्पेशलाइजेशन एंड इवोल्यूशन, इसका काम कहाँ होगा, इन द स्पेशलाइजेशन एज वेल एज इन इवोल्यूशन, मतलब कि जो भी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जो फॉर्म होते हैं वो, देन इवोल्यूशन इन द सेंस जो भी चेंजेस होते हैं, इवोल्यूशनरी चेंजेस जो भी होते हैं वो सभी के अंदर डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का काम होगा। देन वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, राइट, टेंडम रिपीट्स इन द सेंस जो भी रिपीटेड सीक्वेंस जो आते हैं ना, राइट, उसके बारे में बोला गया है। तो टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय एल.सी. जेफरीज, ये पहले भी आगे मैंने आपको हिस्ट्री के अंदर बता दिया था। अब एलिस जेफरी ने क्या किया, ही यूज द सैटेलाइट डीएनए एज अ प्रोब दैट शोज वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। उन्होंने क्या किया कि सैटेलाइट डीएनए को यूज किया एज अ प्रोब, राइट, जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता था और उसे नाम दिया गया वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। फिर VNTR इज लोकेटेड इन अ जीनोम वेयर अ शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ टेंडम रिपीट। अब ये जो VNTR मतलब के वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स जो है वो आप किसी भी जीनोम के अंदर एक शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को आप सिलेक्ट कर लो, राइट, और उस ऑर्गेनिज्म के अंदर आप उसे वहां पर ट्रांसफर कर दो तो उसे हम कहेंगे टेंडम रिपीट, ठीक है। दिस कैन बी फाउंड ऑन मेनी क्रोमोसोम एंड ऑफ्टन शो वेराइटी एंड वेरिएशन इन नंबर ऑफ रिपीट्स अमंग इंडिविजुअल, मतलब कि ये आपको अलग अलग क्रोमोसोम, राइट, अलग अलग क्रोमोसोम के अंदर अलग अलग देखने को मिल सकते हैं और वेराइटीज एंड वेरिएशंस भी आपको देखने को मिलेंगी अमंग द रिपीट्स इन डिफरेंट इंडिविजुअल। देन टेक्निक फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले अगर बात करें तो साउथर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन, ये एक टेक्निक है जो रिलेटेड है VNTR से, राइट, वो ही टेक्निक आप यहाँ पर यूज़ करोगे। हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक जो है ना, वैसे ही आप यहाँ पर भी इस टेक्निक का यूज़ करोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सबसे पहले तो डीएनए को आइसोलेट करोगे, डाइजेस्ट द डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। फिर क्या करोगे कि जो भी आपको डीएनए मिला उसको आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डाइजेस्ट करोगे, जिसकी वजह से जो भी डीएनए सीक्वेंस जो थी वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गए। आफ्टर दैट सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, देन आप इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प थ्रू आप जो भी आपको डीएनए सीक्वेंसेस या फिर डीएनए फ्रेगमेंट्स जो मिले हैं उसको आप अलग कर दो। फिर क्या करोगे आप कि आपको जो भी इलेक्ट्रोफोरेसिस थ्रू जो भी आपको रिजल्ट मिला उस रिजल्ट को आप ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफरिंग ब्लोटिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन सच एज नाइलोन एंड नाइट्रोसेल्युलस। अब आप क्या करोगे कि किसी भी नाइलोन या फिर नाइट्रोसेल्युलस मेम्ब्रेन के ऊपर आपको जो भी रिजल्ट मिला है, मतलब कि जो भी आप लोगों को डीएनए फ्रेगमेंट्स मिली है उसको आप उसके ऊपर ट्रांसफर कर दो, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल VNTPR प्रोब, और फिर क्या करोगे आप उसे हाइब्रिडाइज करोगे। डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय ऑटो रेडियोग्राफी, फिर आप ऑटो रेडियोग्राफी थ्रू उसे आइडेंटिफाई करो तो आपको पता चलेगा कि हाउ डिड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मतलब कि जो भी चेंजेस हुए हैं वो किस तरह से हुए और कौन कौन से जीन्स में हुए हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। लास्ट पॉइंट इज द एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एप्लीकेशंस क्या है, अगर सबसे पहले बात करें तो इंडिविजुअलिटी, राइट, इंडिविजुअलिटी, तो लाइक स्किन फिंगरप्रिंटिंग डीएनए फिंगरटिप्स प्रिंटिंग कैन हेल्प टू डिस्टिंग्विश वन ह्यूमन बीइंग फ्रॉम अनदर विद एक्सेप्शन ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विन। मतलब कि जैसे हम स्किन फिंगरप्रिंटिंग का यूज करते हैं वैसे ही अगर आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करो तो आप एक ह्यूमन बीइंग को दूसरे ह्यूमन बीइंग से अलग कर सकते हो, राइट। बट एक्सेप्शन केस कौन सा होगा, मोनोजाइगोटिक ट्विन, मतलब कि ट्विंस, जो भी ट्विंस होते हैं ना, राइट, एक साथ दो चिल्ड्रन जिनको होते हैं वो ट्विंस जो होते हैं उसके अंदर आपको ये चीज देखने को बहुत ज्यादा कम मिलेगी, राइट, क्योंकि दोनों के अंदर मोनोजाइगोट होंगे, राइट, मोनोजाइगोटिक, एक ही जाइगोट में से दो चिल्ड्रन बने हैं तो उसके अंदर आपको चेंजेस बहुत कम देखने को मिलेंगे। देन दूसरा पैटर्निटी मैटर्निटी डिस्प्यूट्स, मतलब कि अगर कोई भी
चिल्ड्रन जो है उसको लगे कि ये जो पेरेंट है वो मेरे नहीं है, तो वो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर कोई भी पेरेंट्स है उसको ऐसा लगे कि ये जो चिल्ड्रन है वो मेरा नहीं है, तो उसके भी आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो आपको उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैन आइडेंटिफाई द रियल जेनेटिक मदर, फादर एंड द ऑफस्प्रिंग, राइट। मतलब कि जो भी रियल जेनेटिक मदर है, फादर है और ऑफस्प्रिंग है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द ह्यूमन लिनिएज। डीएनए फ्रॉम वेरियस प्रोबेबल्स इज बीइंग स्टडीड टू फाइंड आउट ह्यूमन लिंकेज। मतलब कि बहुत सारे प्रोबेबल्स यूज, मतलब कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडी यूज हो रहे हैं जो लिंक करे एक ह्यूमन बींग को दूसरे ह्यूमन बींग से। देन हेरिडिटी डिजीज, अगर कोई भी हेरिडिटी डिजीज, मतलब कि आपके पेरेंट्स में से आपके अंदर कोई भी हेरिडिकली डिजीज ट्रांसफर हो रही है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से जीन्स जो हैं वो आपके पेरेंट्स में से आपके अंदर ट्रांसफर हुए हैं। तो अब क्या होगा कि जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसके अंदर ये जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल थे हेरिडिटी डिजीज के लिए, उसे आप अलग करके आप आपकी जो दूसरी हेरिडिकली ट्रांसफर जो होंगे, राइट, मतलब कि जो आपके जो बच्चे होंगे उसके अंदर आपको ये डिजीज देखने को नहीं मिलेंगी। दूसरी चीज़ फोरेंसिक्स, राइट, फोरेंसिक साइंस के अंदर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज वेरी यूजफुल इन द डिटेक्शन ऑफ क्राइम एंड लीगल परस्यूट्स, राइट। मतलब कि क्राइम के अंदर, लीगल परस्यूट्स के अंदर आपको आइडेंटिफाई कर सकते हो। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हैज प्रूव्ड दैट दानु द ह्यूमन बॉम्ब वाज द रियल मर्डर ऑफ राजीव गांधी, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट। राजीव गांधी को जिन्होंने मारा उसके बारे में। देन सोशियोलॉजी के बारे में, इट कैन बी आइडेंटिफाई रेशियल ग्रुप्स, देयर ओरिजिन, हिस्टोरिकल माइग्रेशन एंड इन्वेंशन। मतलब कि आप किसी भी ग्रुप को ले लो अगर, और उस ग्रुप का अगर ओरिजिन, मतलब कि वो कहाँ से आए हैं, वो कहाँ पहले रह रहे थे, राइट, और वो वहाँ से यहाँ पर क्यों आए हैं, वो सभी चीज़ों को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जीनोग्राफी इज द स्टडी ऑफ माइग्रेटरी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन स्पीसीज। मतलब कि देखो ह्यूमन बींग जो है वो अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं, राइट। तो अलग अलग कंट्रीज में जो ह्यूमन रहते हैं वो अलग अलग तरह के दिखते हैं आपको, राइट। मतलब कि उसका स्किन कलर, उसकी लैंग्वेज, फिर उसका जो भी एक्सप्रेशंस, सभी जो चीज़ें हैं वो अलग अलग होती है। तो वो अलग अलग क्यों हैं उसके बारे में भी आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग थ्रू जान सकते हो, पहचान सकते हो, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है वो कंप्लीट होता है। आई होप सो आप लोगों को अच्छे से चैप्टर नंबर 6 के जितने भी टॉपिक्स जो हैं वो क्लियरली समझ में आ चुके होंगे। थैंक यू।